हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेज में, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अब हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए हमें बेहतर तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप सभी के लिए हमने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डाला जाएगा। और हमने आप सभी के लिए पता ही है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है, तो आप यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में उसे ज़रूर देख लें। इससे पहले कई वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। समझ गए ना? और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है संस्कृत का, तो आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संस्कृत का इस वीडियो का पहला प्रश्न आता है कि विद्यापति कौन थे। विद्यापति कौन थे, इसके बारे में लिखना है, जो कि अलस कथा के क्या है, रचनाकार। ठीक ना? तो ध्यान से देखें कि विद्यापति अलस कथा के रचनाकार थे। वे मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी कि मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि कौन थे, तो कौन थे? विद्यापति थे। ठीक ना? चलिए आगे देखिए। विद्यापति अलस कथा के रचनाकार थे। वे मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। विद्यापति ने अनेकों हिंदी एवं संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। बस इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। समझ गए? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें, है ना? और इसी में दे देगा या कि वीरेश्वर के स्वभाव के बारे में बताना। किसके बारे में? स्वभाव यानी कि मंत्री वीरेश्वर जो थे उनका स्वभाव कैसा था। ठीक है ना? तो आपको पता है कि वीरेश्वर मंत्री कैसे थे। वो बहुत क्या थे? करुणामयी थे, दयावान थे, और वो प्रत्येक दिन आलसियों एवं जो अनाथ लोग थे उन्हें भोजन एवं वस्त्र दिया करते थे। बस इसी को हमें क्या करना है, लिख देना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखेंगे कि वीरेश्वर मिथिला के महामंत्री थे। कहाँ के महामंत्री थे? मिथिला के। वीरेश्वर मिथिला के महामंत्री थे। उनका स्वभाव करुणापूर्ण एवं दयावान था। ठीक ना? वीरेश्वर आलसियों एवं अनाथों को भोजन एवं वस्त्र दिया करते थे। यानी कि ये काफी क्या थे? करुणामयी थे। ठीक है ना? अब आगे देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि अलस कथा यानी अलस कथा में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? तो निश्चित रूप से आप सभी को याद होगा कि आलसियों का वर्णन किया गया है। समझ गए ना? तो उसी को हम लिखेंगे कि अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। अब इसमें आलसियों का वर्णन है। इसमें आलसियों का वर्णन है। आपको पता है कि 4 आलसियों का वर्णन इसमें किया गया है। उसका परीक्षा लेने के लिए आग लगा दिया गया था। किसमें? आलसशाला में। ठीक है? चौथा प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि आलसशाला में कर्मचारियों ने आलसियों का क्यों परीक्षा ली? यानी कि आलसियों का परीक्षा क्यों लिया गया? तो आपको पता है कि वीरेश्वर जो थे प्रत्येक दिन आलसियों को और ये जो अनाथ थे उन सभी को भोजन करवाते थे एवं उन्हें वस्त्र दिया करते थे। इसी सब को देखकर कुछ धूर्त लोग भी आ जाते थे आलसियों के साथ, आलसी बनकर, और वो भी उसका क्या करते थे? उपयोग कर लेते थे। यानी कि वो भी भोजन करते थे और वस्त्र लेकर चले जाते थे। तो वीरेश्वर ने देखा कि हमारे क्षेत्रों में आलसियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण आलसशाला में जो खर्च है वो भी बढ़ रहा है। तो वीरेश्वर के मन में आया कि लगता तो नहीं है कि ये सभी आलसी होगा, तो इसीलिए आलसियों का परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया था? आलसशाला में आग लगवा दिया था। ठीक है ना? तो इसी को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। तो ध्यान से देखें, आंसर में लिखेंगे कि आलसशाला में बहुत सारे धूर्त लोग नकली आलसी बनकर भोजन एवं वस्त्र प्राप्त करने लगे थे। बहुत सारे ये जो धूर्त लोग थे, ये नकली आलसी बनकर
भोजन एवं वस्त्र प्राप्त करने लगे थे, जिससे आलसालय का खर्च बढ़ गया। आलसालय का खर्च बढ़ गया। इसी कारण कर्मचारियों ने आलसालय में आग लगाकर आलसियों की परीक्षा ली। तो आपसे पूछेगा कि परीक्षा कैसे ली? तो आग लगा कर ली, ठीक है ना। क्यों लिया था? क्योंकि ये जो है आलसालय में खर्च काफी बढ़ गया था, ठीक ना। चलिए, अब पांचवा क्वेश्चन है कि आलसालय में आग क्यों लगाई गई? तो ठीक यही वाला है, आलसालय में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसालय में आग लगा दिया गया। तो पांचवा का जो आंसर होगा ठीक इसी में लिख दीजिएगा, सिर्फ थोड़ा सा भाषा चेंज करने की जरूरत है। तो लिखेंगे क्या? आलसालय में आग इसलिए लगाया गया था क्योंकि धूर्त लोग नकली आलसी बनकर भोजन एवं वस्त्र प्राप्त करने लगे थे, जिससे आलसालय का खर्च बढ़ गया। इसी कारण कर्मचारियों ने आलसालय में आग लगाकर आलसियों की परीक्षा ली। बस ठीक इसी प्रकार लिख दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको 2 में 2 नंबर। समझ गए ना। चलिए, छठा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि आलसालय के कर्मचारियों ने आलसियों को क्यों और कैसे बाहर निकाला? यानी कि जो धूर्त लोग थे वो आलसालय में आग लगने के कारण भाग गया था, लेकिन जो रियल में आलसी था वो सभी उसी के अंदर था, आलसालय में ही था, और उसके चारों तरफ क्या लगा हुआ था? आग लगा हुआ था। तो बाहर से मंत्री लोग देखा कि ये चारों निकल ही नहीं रहा है, मतलब यही चारों असली आलसी है जो बाहर निकलना भी नहीं चाहता है। तो सोचा अगर उसके अंदर रहेगा तो ये जलकर मर ही जाएगा, तो इसीलिए उसका केस खींचकर क्या किया? बाहर निकाल लिया। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि आलसालय में आग लगने पर धूर्त आलसी भाग गए। जितने भी धूर्त आलसी थे वो भाग गए, जबकि जो असली आलसी थे वह उसी में था। चारों तरफ आग का फैलाव को देखकर कर्मियों ने चारों आलसियों का केस पकड़कर बाहर निकाला। यानी कि केस पकड़कर उसे क्या किया? बाहर निकाला। अब किस प्रकार से बात करता है वो चारों आलसी जो अंदर में बैठा हुआ है, किस प्रकार से बात करता है, चलिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि चारों आलसियों के बातचीत को अपने शब्दों में लिखना है। यानी कि चारों जो आलसी थे उनके बीच कौन कौन से बात हुआ, इसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें कि आंसर में कि आलसालय में आग लगने पर चारों आलसी आपस में बातचीत कर रहा था। उसमें से पहला आलसी क्या बोलता है? इस पर ध्यान दें कि बाहर बहुत हल्ला हो रहा है। पहला आलसी बोलता है कि बाहर बहुत हल्ला हो रहा है। तो उसी पर दूसरा आलसी क्या बोलता है? दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है इस घर में आग लग गया है। पहला आलसी बोला कि लगता है कि बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, तो दूसरा आलसी बोला कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है। तभी तीसरा आलसी क्या बोलता है? इस पर ध्यान दें। तीसरा आलसी बोला कि कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा दे दे, है ना। तीसरा बोलता है कि कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है जो हमारे जान बचाने के लिए हमारे ऊपर पानी से भीगा हुआ कोई कंबल या कोई कपड़ा आकर दे दे। तभी चौथा आलसी क्या बोलता है कि अरे चुप हो जा, यहाँ बोलता है। तभी चौथा आलसी बोला कि अरे कितना बोलते हो, सो जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। अब देखिए, ये चारों आलसी बोला जाता है कि आलस सबसे जीवन का सबसे बर्बाद चीज होता है, कि आलस जो है लोगों को बर्बाद करके रख देता है। ये चारों आलसी को देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आलस किस हद तक मनुष्य को बर्बाद कर देता है। एक बोल रहा है कि लगता है बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, तो दूसरा बोलता है कि लगता है कि घर में आग लग गया है, और तीसरा क्या बोलता है कि कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है जो हमारे ऊपर आकर भीगा हुआ कंबल दे दे ताकि हम बच सके। और चौथा तो उससे भी बर्बाद है कि कह रहा है कितना बोल रहे हो, अरे लगा है तो लगने दो, तुम आराम से सो जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। बताइए, इसको घर से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं हो रहा, इतना आलसी है ये, और ये बोल रहा है कि जो होगा सो देखा जाएगा। सोचिए,
तो लिख दीजिएगा ना। चलिए, आठवां प्रश्न क्या है कि आठवां प्रश्न कहता है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं। अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं तथा इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में बताया गया है। या अथवा में आपको प्रश्न दे देगा कि अलस कथा का संदेश क्या है, यानी कि अलस कथा ये हमें किस प्रकार का संदेश देता है, इसको लिखना है। तो इसमें आलस के बारे में ही चर्चा किया गया है कि आलस मनुष्य को किस हद तक ले जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, बोल रहा है कि आलस कथा से लेखक आलस कथा के लेखक कौन हैं? विद्यापति हैं, जो प्रसिद्ध मैथिली कवि हैं। कौन से कवि? मैथिली कवि, ठीक है ना। आगे देखिए, पैराग्राफ अब चेंज कर देना है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस जीवन के विकास में सबसे बड़ा बाधा है। क्या है? सबसे बड़ा बाधा, यानी कि जिसके अंदर आलस भरा हुआ है, जो व्यक्ति आलसी है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। समझ गए? इसलिए आलस को त्याग देना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन दुखों से भर जाएगा। अब जब हम कुछ करेंगे ही नहीं अपने लिए, अपने घर के परिवार के लिए, तो हमारा जीवन तो दुखों से भरेगा ही भरेगा, निश्चित रूप से भरेगा। हम दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे, हम दूसरे के सहारे जीने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी कि जब तक हमें किसी का सहारा नहीं मिलेगा, हमें कोई भोजन नहीं देगा, हमें कोई पहनने के लिए कपड़ा नहीं देगा, रहने के लिए स्थान नहीं देगा, तब तक हमारा जीवन नहीं लगेगा। यह है। तो क्या आप समझ गए? इसीलिए जीवन में आलस को कभी आने नहीं दीजिएगा। अभी आपका मन कर रहा होगा कि अभी सो जाते हैं, अभी पढ़ने का मन नहीं है, यही तो है आलस। आप उसको नकारिए, फिर भी आप पढ़िए। आलस क्या है? आप जब पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपको नींद आ जा रहा होगा, फिर आप सोच रहे होंगे कि अभी हटा देते हैं, 5 मिनट के बाद पढ़ेंगे, या अभी हटा देते हैं, अभी 10 बजा है तो हम 2 बजे से लेकर 7 बजे रात तक पढ़ेंगे। लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? नहीं। फिर सोचते हैं अभी हो ही गया, अब रात हो गया है, देखेंगे कभी और। तो बस इसी प्रकार दिन पर दिन गुजरते जाता है और हम बहाना बनाते जाते हैं। तो ये बहाना जो आप बनाते हैं, यही क्या है? आलस है। कोई काम आप छोड़ रहे हैं, मतलब आलस है आपके पास। समझ गए ना? तो आलस को कभी अपने जीवन में आने नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो आप अभी देखे हैं, बेहद मस्त चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था, इससे हमें बहुत चीज सीखने के लिए मिला। तो चलिए, ये था तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले दोनों का क्वेश्चन आंसर, ये जो दूसरा है पाटलिपुत्र वैभवम और पहला है मंगलम, उसका क्वेश्चन आंसर अपलोड हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप जाकर उसे जरूर देख लें। तो प्लेलिस्ट किस नाम से बना हुआ है, ध्यान देंगे आप। प्लेलिस्ट बना हुआ है संस्कृत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, इस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। सीरीज यहां पर लिख देते हैं। तो आप सभी जाकर जरूर देखें, और आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा प्लेलिस्ट वाइज, ठीक है ना। तो आप जाइए, अच्छे से देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर कर दें, ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्त का भी क्या कर सके, आप मदद कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।